So hello everyone, welcome back to One Stop Education Portal. So everyone, today we are discuss public finance most important topic. Today we are discuss types of goods and principle of public finance. इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस यानी कि जो पब्लिक फाइनेंस के प्रिंसिपल्स हैं क्या क्या हैं, और हम जानेंगे आपका पब्लिक गुड्स क्या है और प्राइवेट गुड्स क्या है, मेरिट गुड्स और डिमेरिट गुड्स क्या हैं, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या है, मोरल हजार्ड और एडवर्स सिलेक्शन। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स की। तो डिफरेंट टाइप के गुड होते हैं। हम बात करते हैं टाइप ऑफ गुड में। पहला टाइप आता है आपका पब्लिक गुड्स, जिसे जो है हिंदी में सार्वजनिक पदार्थ कहा जाता है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आपका प्राइवेट गुड्स आता है, जिसे निजी वस्तुएं कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे आपका मेरिट गुड्स आते हैं, जिसे जो है आपका अच्छे पदार्थ से या गुड्स कहा जाता है। और चौथे नंबर पे आपका डिमेरिट गुड्स जो हानिकारक होते हैं। तो समझने का प्रयास करेंगे पब्लिक गुड्स क्या है, प्राइवेट गुड क्या है और मेरिट गुड क्या है और डिमेरिट गुड्स क्या हैं। तो पब्लिक गुड्स की अगर बात करें, जिसे जो है सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। सम गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि कुछ वस्तुएं जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। द इंटायर पीपुल कॉल्ड पब्लिक गुड्स, यानी कि कुछ वस्तुएं जो है सभी व्यक्तियों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड कराती हैं। वही जो है आपका क्या कहलाते हैं, पब्लिक गुड कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं पब्लिक गुड के एग्जाम्पल की, लॉ इन्फोर्समेंट, नेशनल डिफेंस हो गया, रूल ऑफ लॉ, ये जो है आपके पब्लिक गुड के एग्जाम्पल हैं। ये जो है मोर बेसिक गुड्स सच एज एक्सेस क्लीन एयर एंड ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध हवा और जो ड्रिंकिंग वाटर है, ये पब्लिक गुड के एग्जाम्पल हैं। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली बाय एवरीवन, यानी कि जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो गुड होते हैं जिसको कंज्यूम किया जाता है साइमल्टेनियसली बाय एवरीवन, यानी कि एवरीवन जो है प्रत्येक जो है उपभोग कर सकता है। सम एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड्स, डिफेंस, लाइट हाउस हो गया, पब्लिक पार्क हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, एक्सेट्रा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा पब्लिक गुड का एग्जाम्पल है। तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप के गुड्स दे दिया जाएगा या डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो डिफेंस हो गया, लाइट हाउस हो गया, पब्लिक पार्क हो गया आपका, और स्ट्रीट लाइट हो गया। ये जो है आपके पब्लिक गुड्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं फीचर ऑफ पब्लिक गुड्स, यानी कि पब्लिक गुड्स के क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर है पब्लिक गुड का, वो है आपका नॉन राइवल इन नेचर। जो पब्लिक गुड होते हैं नॉन राइवल होते हैं, यानी अप्रतिस्पर्धी होते हैं। ए गुड इज़ नॉन राइवल इफ़ कंजप्शन ऑफ 1 यूनिट बाय 1 पर्सन डज नॉट डिक्रीज अवेलेबल यूनिट ऑफ फॉर कंजप्शन बाय अनदर पर्सनस, यानी कि एक गुड जो है या कमोडिटी नॉन राइवल तब होती है जब कंजप्शन ऑफ 1 यूनिट 1 person does not decrease available unit for consumption by another persons, and benefit to 1 person does not reduce benefit to another person, यानी कि अगर कोई पर्सन जो है एक कमोडिटी या गुड का बेनिफिट ले रहा है तो वो रिड्यूस नहीं करेगा दूसरे पर्सन के बेनिफिट को। एग्जाम्पल के तौर पे हम विटामिन डी लेते हैं फ्रॉम सन। विटामिन डी जो है हमें सन से प्राप्त होता है। वुड नॉट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी विटामिन डी फॉर अदर, अगर 2 पर्सन जो है सन के पास में बैठे हैं या सन में बैठे हैं तो विटामिन डी एक कंज्यूम कर रहे हैं तो दूसरा को भी विटामिन डी वही उसी मात्रा या इसी क्वांटिटी में मिलेगी। और जो पब्लिक गुड होते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, यानी इनको जो है एक्सक्लूड नहीं किया जाता है, यानी कि ये जो है गैर बहिष्कृत होते हैं। वन कैन
नॉट रिफ्यूज टू एनीवन टू कंजप्शन पब्लिक गुड्स। एग्जाम्पल एयर, यानी कि ये सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग करने के लिए किसी को मना नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इंडिविजुअल होते हैं, वन कैन नॉट डिवाइड पब्लिक गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ ओनली, यानी कि कोई पर्सनल यूज़ के लिए इसको डिविजिबल नहीं कर सकता पब्लिक गुड्स को। अगला फीचर है आपका पब्लिक गुड्स का फ्री राइडिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है कि फ्री राइडिंग प्रॉब्लम जो है कौन से गुड में आती है, तो फ्री राइडिंग प्रॉब्लम जो है आपका किस में आती है, पब्लिक गुड्स में आती है। ए पर्सन हु कंज्यूम्स ए गुड विदाउट पेइंग फॉर इट, यानी कि एक पर्सन जो है कंज्यूम करता है गुड विदाउट पेइंग फॉर इट, ठीक है, वह बिना भुगतान किए किसी वस्तु का उपभोग करता है कोई व्यक्ति, तो उसे जो है आपका फ्री राइडिंग प्रॉब्लम अराइज होती है। और मार्जिनल कॉस्ट इज जीरो और नियर टू जीरो होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से प्रकार के गुड में जो है मार्जिनल कॉस्ट जीरो होती है, नियर टू जीरो होती है, तो पब्लिक गुड में जो है मार्जिनल कॉस्ट जीरो या नियर टू जीरो के बराबर होती है। और इसमें जो पब्लिक गुड होती है सेम कमोडिटी प्रोवाइड एट डिफरेंट प्राइसेस, यानी कि जो सेम कमोडिटी होगा वो प्रोवाइड होगा डिफरेंट प्राइसेस में, चार्जेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ टैक्सेस ऑन हाईवे, यानी कि एक ही वस्तु अलग अलग कीमतों पर उपलब्ध कराती है। इसका जो अच्छा एग्जांपल है सेम कमोडिटी का वो है नेशनल हाईवे। एंड अगले हैं आपका फीचर पब्लिक गुड्स का, टोटल डिमांड इज़ कैलकुलेटेड बाय द मोड ऑफ वर्टिकल एडिशन ऑफ डिमांड, यानी जो कुल मांग की गणना की जाती है टोटल डिमांड की, वो कैलकुलेट किया जाता है मोड ऑफ वर्टिकल एडिशन ऑफ डिमांड, यानी कि ऊर्ध्वाधर जोड़ के माध्यम से की जाती है, वर्टिकल एडिशन ऑफ डिमांड के माध्यम से। और नेक्स्ट गुड आते हैं आपका प्राइवेट गुड्स, जिसे जो है प्राइवेट गुड जिसे जो है निजी वस्तु कहा जाता है। हम बात करते हैं प्राइवेट गुड्स, तो प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स दैट कैन नॉट बी कंज्यूम साइमल्टेनियसली बाय एंटायर पीपल, जिसको जो है एक साथ जो है कंज्यूम नहीं कर सकते पूरे व्यक्ति, संपूर्ण व्यक्ति। सम एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट गुड्स आर कार, फूड एंड हाउस, यानी कि प्राइवेट गुड का एग्जाम्पल क्या है आपका, जैसे कार हो गया, फूड हो गया और हाउस हो गया, ये जो है आपका प्राइवेट गुड्स के एग्जाम्पल हैं। दे आर लायबल एंड एक्सक्लूडेबल इन नेचर, जो प्राइवेट गुड्स होते हैं ये क्या होते हैं, राइवल और एक्सक्लूडेबल इन नेचर होते हैं, ये प्रतिस्पर्धी और क्या होते हैं, बहिष्कृत योग्य होती हैं। एंड हम बात करते हैं आपका पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स में क्या मेजर डिफरेंस है। जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो नॉन राइवल होते हैं, बेनिफिट ऑफ टू वन पर्सन डज नॉट रिड्यूस बेनिफिट टू अनदर पर्सन, इफ़ वन कैन इनटेक विटामिन डी फ्रॉम सन इट वुड नॉट रिड्यूस करेगा विटामिन डी फॉर अदर्स। और आपका जो प्राइवेट गुड्स होते हैं वो राइवल होते हैं, यानी कि अगर एक पर्सन जो है बेनिफिट ऑफ वन पर्सन कैन रिड्यूस द बेनिफिट टू ऑफ अदर पर्सन, जैसे फूड या बर्गर्स। एंड दूसरा जो पब्लिक गुड का फीचर है या इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है, पब्लिक गुड होते हैं आपके नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी अगर जो है वन कैन नॉट रिफ्यूज़ टू एनीवन टू कंजम्पशन पब्लिक गुड, एक जो है खंडन नहीं कर सकता या रिड्यूस नहीं कर सकता है कंजम्पशन ऑफ वन गुड को। पब्लिक गुड जैसे एयर, और जो प्राइवेट गुड होते हैं ये एक्सक्लूडेबल होते हैं, वन कैन रिफ्यूज़ अदर टू यूज़ प्राइवेट गुड्स, जैसे कार हो गया। और पब्लिक गुड्स का अगला फीचर है इंडिविजुअल, ये जो पब्लिक गुड होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि वन कैन नॉट डिवाइडेड पब्लिक गुड्स फॉर पर्सनल यूज ओनली, यानी कि जो आपका पब्लिक गुड होते हैं इसको डिविजिबल नहीं बनाया जाता है पर्सनल यूज़ के लिए। एंड जो प्राइवेट गुड होते हैं ये डिविजिबल होते हैं, वन कैन डिवाइडेड बाय प्राइवेट गुड्स। और पब्लिक गुड्स का है फ्री राइडिंग प्रॉब्लम, ए पर्सन हु कंज्यूम ए गुड विदाउट पेइंग फॉर इट, एक पर्सन जो है हु कंज्यूम करता है गुड विदाउट पेइंग फॉर इट। एंड जो प्राइवेट गुड होते हैं गुड्स आर नॉट फ्री राइडिंग प्रॉब्लम, एंड ये
अगला है आपका पब्लिक गुड्स का मार्जिनल कॉस्ट जीरो और क्लोज टू जीरो। आपका जो पब्लिक गुड में मार्जिनल कॉस्ट होती है या तो ज़ीरो होती है या नियर टू ज़ीरो होती है। बट जो प्राइवेट गुड्स होते हैं, प्राइवेट गुड्स में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज़ नॉट ज़ीरो, मार्जिनल कॉस्ट इसमें ज़ीरो नहीं होती है। अगर हम प्राइवेट गुड को कंज्यूम करना चाहते हैं तो हमें जो है मार्जिनल कॉस्ट पे करना ही पड़ेगा। एंड पब्लिक गुड्स का अगला फीचर है द सेम कमोडिटी इज़ मेड अवेलेबल एट डिफरेंट प्राइसेस, यानी कि जो पब्लिक गुड्स है सेम कमोडिटी मेड होगी आपका अवेलेबल एट डिफरेंट प्राइसेस, कलेक्टेड टैक्सेस ऑफ वेरिंग अमाउंट ऑन द हाईवेज, यानी कि जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है हाईवे में वो अलग अलग कलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद जो है प्राइवेट गुड्स का फीचर है कि सेम कमोडिटी प्रोवाइडेड एट सेम प्राइस, यानी कि जो आपका प्राइवेट गुड होती है वो सेम कमोडिटी प्रोवाइड किया जाएगा आपका सेम प्राइस पे। और जैसे एग्जांपल के थ्रू लेते हैं तो प्राइस ऑफ कार सेम इन ऑल मार्केट्स, जो प्राइस ऑफ कार है वो सेम होगा ऑल मार्केट में। एंड अगला फीचर है आपका पब्लिक गुड्स का, वो है एग्रीगेट डिमांड इज़ कैलकुलेटेड थ्रू वर्टिकल एडिशन ऑफ डिमांड, यानी कि जो पब्लिक गुड्स में एग्रीगेट डिमांड है वो कैलकुलेट किया जाता है वर्टिकल एडिशन ऑफ डिमांड से। और जो प्राइवेट गुड्स होते हैं उसमें टोटल डिमांड इज़ कैलकुलेटेड बाय मोड ऑफ हॉरिजॉन्टल एडिशन ऑफ डिमांड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से गुड में जो है जो वर्टिकल एडिशन ऑफ डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है एग्रीगेट डिमांड को, तो पब्लिक गुड्स में। और हॉरिजॉन्टल एडिशन ऑफ डिमांड टोटल डिमांड को कैलकुलेट करने में कहाँ पे यूज किया जाता है, प्राइवेट गुड्स में। एंड अब अगला है अगले प्रकार का नेक्स्ट टाइप का गुड्स है आपका मेरिट गुड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट गुड्स गिवन बाय आर ए मसग्रेव। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका मेरिट गुड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मेरिट गुड का कॉन्सेप्ट है किसने दिया है, तो किसने दिया है आपका आर ए मसग्रेव के द्वारा दिया गया है। मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव सम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, यानी कि जो मेरिट गुड होते हैं वे होते हैं जिसके पास क्या होती है आपका पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड दो सर्विसेज आइदर फ्री और लो रेट, यानी कि सरकार उन सेवाओं को मुफ्त या कम दर पर प्रदान करती है। मेरिट गुड्स को की सेवाएं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है वो या तो फ्री कराते हैं या वो लो रेट पे प्रोवाइड करवाती हैं। एग्जांपल ऑफ मेरिट गुड्स की अगर बात करें तो एजुकेशन हो गया और वैक्सीनेशन हो गया, लॉ इन्फोर्समेंट हो गया या लॉ कॉस्ट हाउसिंग हो गया। ये जो है आपका मेरिट गुड्स के एग्जाम्पल हैं। द मार्केट फॉर मेरिट गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनकम्प्लीट मार्केट, यानी कि द मार्केट फॉर मेरिट गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट मार्केट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेरिट गुड्स का मार्केट कैसी होती है, तो मार्केट कैसी होती है मेरिट गुड की, वो होती है इनकम्प्लीट मार्केट होती है। एंड नेक्स्ट है आपका डिमेरिट गुड्स। तो डिमेरिट गुड्स वे वस्तुएं होती हैं आर दोज गुड्स विच हैव सम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। डिमेरिट गुड्स में क्या होती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं। कंज्यूमिंग ए डिमेरिट गुड्स क्रिएट नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट्स। अगर हम जो है नेगेटिव या डिमेरिट गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो हमें जो है नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट प्राप्त होगा। एक अवगुण वस्तु का उपभोग जो है नकारात्मक स्पिल ओवर प्रभाव पैदा करता है। मेरिट गुड्स का एग्जांपल है इफ़ ए ड्राइवर कंज्यूम्स एक्सेसिव अल्कोहल, यानी कि एक ड्राइवर जो है वो कंज्यूम करता है एक्सेसिव अल्कोहल एंड देन क्रैशेस इनटू एन इनोसेंट ड्राइवर, जो है वो इनोसेंट ड्राइवर जो है वो क्या करता है, क्रश कर देता है, डैमेज टू दियर व्हीकल एंड नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज हैज़ अराइजन। तो वहाँ पे जो है क्या होगा, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट होगी। जैसे आपका डिमेरिट गुड्स में तंबाकू हो गया और शराब हो गया, ये चीज़ आएंगे। और अगला कॉन्सेप्ट है आपका असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जिसे जो है असम्मित जानकारी कहा जाता है। तो
एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ऑल्सो नाउन एज इंफॉर्मेशन फेलर, यानी कि जो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होता है इसे जो है किसके नाम से भी जाना जाता है, इंफॉर्मेशन फेलर, क्योंकि इसमें जो है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि एक पार्टी के पास जो है बेटर नॉलेज होता है किसी प्रोडक्ट के प्रेस्पेक्ट में और एक पार्टी के पास कम इंफॉर्मेशन होती है, तो इसलिए जो है इट ऑल्सो नाउन एज इंफॉर्मेशन फेलर के नाम से। इंफॉर्मेशन फेलर इज अनदर सिग्निफिकेंट मार्केट फेलर, ये जो है आपका एक मार्केट फेलर का सिग्निफिकेंट है एंड कैन अकर इन टू बेसिक सिचुएशन, और जो ये असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है ये दो बुनियादी स्थितियों में हो सकता है। फर्स्ट क्या है कि इंफॉर्मेशन फेलर एग्जिस्ट व्हेन सम और ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन एन इकोनॉमिक एक्सचेंज डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज, यानी कि इंफॉर्मेशन फेलर एग्जिस्ट होता है फर्स्ट में जब सम या ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन इकोनॉमिक एक्सचेंज, जब इकोनॉमिक एक्सचेंज होता है जितने भी पार्टिसिपेंट पर्सन हैं वहाँ पे उनके पास डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द एक्सचेंज रेट। एंड सेकेंड, इंफॉर्मेशन फेलर एग्जिस्ट व्हेन वन पार्टी इज एन इकोनॉमिक एक्सचेंज नाउन नो एज मोर देन द अदर्स, यानी कि जो एक पार्टी है वो इकोनॉमिक एक्सचेंज के बारे में मोर देन अदर पार्टी से नॉलेज रखती है। ए सिचुएशन रेफर टू एज प्रॉब्लम ऑफ असिमेट्रिक और अनबैलेंस्ड या इंफॉर्मेशन, and it means one person does not have full information about kind of type of other person, यानी कि एक पर्सन के पास जो है फुल इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट काइंड एंड टाइप्स ऑफ अदर पर्सन, ही उसके जैसे हिडन क्वालिटी क्या है, टेस्ट क्या है, नेचर क्या है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिडन क्वालिटी, टेस्ट और नेचर जो है किसके एग्जाम्पल हैं, तो आपका असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, और असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में जो है वन पार्टी के पास क्या नहीं होती है, डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट या अदर पर्सन्स। When the seller of a good or service has greater knowledge than the buyers, जब सेलर के पास जो है गुड्स और सर्विस के बारे में ग्रेटर नॉलेज होता है देन द बायर, तब जो है आपका अराइज होता है, क्या अराइज होता है, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नाउन एज द मार्केट ऑफ फॉर लेमन्स। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मार्केट फॉर लेमन्स के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है, किसको, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को। द लेमन्स प्रॉब्लम, तो लेमन्स प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होती है, इन सम मार्केट ओनली लो क्वालिटी प्रोडक्ट विल बी सोल्ड, यानी कि जब जो है जहाँ पे लो क्वालिटी प्रोडक्ट को सोल्ड किया जाता है वहाँ पे जो है आपका लेमन मार्केट या लेमन्स प्रॉब्लम अराइज होती है, द सो कॉल्ड लेमन्स प्रॉब्लम। जिस मार्केट में लो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है सेल किया जाता है उसे जो है लेमन प्रॉब्लम कहलाता है या कहा जाता है। द लेमन्स प्रॉब्लम वाज फर्स्ट एनालाइज बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जॉर्ज एकरलॉफ इन 1970। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लेमन प्रॉब्लम है इसको सबसे पहले किसने एनालाइज किया था, तो किसने किया था, आपका जॉर्ज एकरलॉफ ने किया था। कब, 1970 में। तो एकरलॉफ एक्सप्लोर द प्रॉब्लम एसोसिएट विथ प्राइसिंग सेकेंड हैंड कार्स इन द यूएसए। जो एकरलॉफ थे उन्होंने एक्सप्लोर किया था द प्रॉब्लम एसोसिएट विद द प्राइसिंग सेकेंड हैंड कार्स इन द यूएसए विच ही कॉल्ड ए लेमन मार्केट्स। ए लेमन इज ए डिरोगेटरी टर्म्स फॉर ए पुअर क्वालिटी सेकेंड हैंड कार्स। तो उन्होंने जो है आपका एक्सप्लोर किया था सेकेंड हैंड कार के माध्यम से लेमन प्रॉब्लम को। कब, जॉर्ज एकरलॉफ ने 1970 में। जॉर्ज एकरलॉफ, एम स्पेंस एंड जोसेफ स्टिग्लिट्ज जॉइंटली वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन 2021। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जॉर्ज एकरलॉफ या जो एम स्पेंस हैं या जोसेफ स्टिग्लिट्ज हैं, ये जो हैं इनको नोबेल प्राइज़ से कब नवाजा गया, तो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस में दिया गया था। कब, 2001 में, फॉर दियर रिसर्च रिलेटेड असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो इनका जो वर्क था किससे रिलेटेड था, आपका असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से।
एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम जो है ये असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो एसोसिएट विद द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। इनकी असमित जानकारी जो है प्रिंसिपल एजेंट समस्या से भी जुड़ा हुआ है। इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग ऑफन रिलाई ऑन द एडवाइस गिवन बाय एक्सपर्ट्स। यानी एक तेज़ी से जटिल दुनिया में व्यक्तिगत निर्णय लेना अक्सर विशेषज्ञ द्वारा दी गई सलाह पर निर्भर करता है। एंड ए पोटेंशियल प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कैन अकर व्हेनेवर डिसीजन मेकर्स रिलाई ऑन एडवाइस फ्रॉम अदर विथ मोर नॉलेज देन दे हैव। यानी कि जो एक संभावित प्रिंसिपल एजेंट समस्या तब हो सकती है जब निर्णय निर्माता दूसरों की सलाह पर भरोसा करते हैं जो उनके पास अधिक ज्ञान रखते हैं। ए प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कैन अकर व्हेन एवर डिसीजन मेकर्स, जो निर्णय लेने वाले होते हैं वो रिलाई करते हैं ऑन एडवाइस फ्रॉम अदर विथ मोर नॉलेज देन दे हैव। एंड टू इफेक्ट ऑफ असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में दो इफेक्ट होते हैं आपका। पहला क्या होता है आपका एडवर्स सिलेक्शन, जिसे जो है प्रतिकूल चयन कहा जाता है, और अगला है आपका मोरल हजार्ड। बोथ टर्म यूज इन इकोनॉमिक्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस। यानी कि जो एडवर्स सिलेक्शन हो गया, प्रतिकूल चयन हो गया और मोरल हजार्ड प्रॉब्लम हो गया, ये किससे अराइज होते हैं आपका असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। और ये जो एडवर्स सिलेक्शन हो गया और मोरल हजार्ड प्रॉब्लम हो गया, ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं इकोनॉमिक्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस में। अब बात करते हैं एडवर्स सिलेक्शन की। एडवर्स सिलेक्शन इज अकर व्हेन देयर इज लैक ऑफ सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो प्रतिकूल चयन है ये तब होता है जब एक खरीदार और विक्रेता से निपटने के लिए सम्मिलित जानकारी का अभाव होता है, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होता है। यानी कि डील बिटवीन ए बायर एंड सेलर्स, उनके बीच में क्या होती है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है, तब जो है एडवर्स सिलेक्शन आपका अराइज होती है या अकर होती है। ए कंपनी सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस, एक कंपनी है जो सेल करती है आपका लाइफ इंश्योरेंस, विल फाइंड द पीपुल एट हायर रिस्क, वो जो है फाइंड करती हैं पीपुल एट हायर रिस्क फॉर डेथ विल बी मोर विलिंग टू टेक आवर लाइफ इंश्योरेंस। यानी कि जीवन बीमा बेचने वाली कंपनी यह पाएगी कि मृत्यु के उच्च जोखिम वाले लोग जीवन बीमा लेने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। एंड इफ़ द इंश्योरेंस कंपनी चार्जेस एन एवरेज प्राइसेस, यानी यदि जो है जो बीमा कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो चार्ज करती है एन एवरेज प्राइसेस, बट ओनली हाई रिस्क कंज्यूमर बाई, जो लेकिन जो है जो हाई रिस्क होते हैं, उच्च जोखिम वाले उपभोक्ता इससे जो है खरीदते हैं तो उन्हें नुकसान होगा, दे विल मेक ए लॉस। तो जो इंश्योरेंस कंपनी होगी उसको जो है क्या होगा लॉस होगा। ए कंपनी इंश्योरिंग कार्स विल फाइंड दोज लिविंग इन हाई क्राइम एरियाज, यानी कि कारों का बीमा करने वाली कंपनी यह पाएगी कि उच्च अपराध वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग कार बीमा प्राप्त करना चाहेंगे, विल बी मोर लाइकली टू वांट टू गेट कार इंश्योरेंस। अगेन इफ द एवरेज कॉस्ट इज चार्ज इट कैन लीड टू इंश्योर फर्म लॉसिंग आउट। फिर से अगर औसत लागत वसूल की जाती है तो इससे बीमा कंपनी को नुकसान हो सकता है। एडवर्स सिलेक्शन कैन अराइज इन केस ऑफ इंश्योरेंस, तो एडवर्स सिलेक्शन जो है कहाँ पे अराइज होती है, कैन अराइज इन केस ऑफ, कहाँ पे आपका इन केस ऑफ इंश्योरेंस। हाई प्रीमियम, जहाँ पे हाई प्रीमियम हो, जैसे हु स्मोक, लो प्रीमियम नो स्मोक। एडवर्स सिलेक्शन इज़ मेनली रिलेटेड टू इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। जो एडवर्स सिलेक्शन होती है वो मेनली रिलेटेड है आपका किससे, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से। प्रतिकूल चयन मुख्य रूप से पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों से संबंधित होती है। एंड हाई कॉस्ट ऑफ सच प्रोडक्ट देयर फॉर प्राइस इज़ हाई, इनके ऐसे उत्पादों की उच्च लागत इसलिए कीमत अधिक होती है। द कंज्यूमर डज नॉट
या डोंट परचेज बिकॉज ऑफ लैक इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, यानी कि गुणवत्ता के बारे में जानकारी के अभाव में उपभोक्ता खरीदार नहीं करते हैं। एंड अगला है आपका मोरल हजार्ड प्रॉब्लम, जिसे जो है नैतिक जोखिम भी कहा जाता है। व्हेन द पार्टी विथ सुपीरियर इंफॉर्मेशन बेनिफिट्स हिमसेल्फ व्हाइल imposing cost on those with inferior information। जब क्या होता है, बेहतर जानकारी वाली पार्टी खुद को फ़ायदा पहुंचाती है, जबकि घटिया जानकारी रखने वाले पर कीमत थोपती है। When the party with superior information benefits himself while imposing cost on those with inferior information, इम्पोज करती है कॉस्ट ऑन द इंफीरियर इन्फॉर्मेशन। ए डॉक्टर हैज़ मोर नॉलेज अबाउट मेडिसिन इन देन इट्स पेशेंट्स, यानी एक डॉक्टर जो है को अपने मरीज से ज़्यादा दवा के बारे में जानकारी होती है। एग्जाम्पल, एन इंश्योर्ड ड्राइवर गेटिंग इनटू ए कार एक्सीडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोरल हजार्ड, यानी कि एक बीमित चालक का कार दुर्घटना में होना एक नैतिक जोखिम का एक उदाहरण है। The driver will take risk because the cost is not directly felt due to transaction, यानी ड्राइवर जो है जोखिम उठाएगा क्योंकि लेन देन के कारण लागत सीधे महसूस नहीं की जाती है। एंड द इंश्योरेंस कंपनी पे फॉर द एक्सीडेंट एंड नॉट द ड्राइवर, यानी दुर्घटना के लिए बीमा कंपनी भुगतान करती है, न कि ड्राइवर। और उसके बाद जो है मार्केट फेलियर, बाजार की असफलता जिसे कहते हैं। मार्केट फेलियर अकर व्हेन देयर इज एन इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो मार्केट फेलियर है तब अकर होती है जब क्या होती है, इनएफिशिएंट होता है आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द फ्री मार्केट, जब संसाधनों का अक्षम आवंटन होता है। इट मीन्स पुअर फंक्शनिंग ऑफ मार्केट फॉर इन्वायरमेंटल गुड एंड सर्विसेज, इसका अर्थ है कि पर्यावरणीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजारों की खराब कार्यप्रणाली। इट रिफ्लेक्ट्स फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, जो मार्केट फेलियर होती है रिफ्लेक्ट करती है आपका फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इन रिमूविंग मार्केट डिस्टॉर्शन क्रिएटेड बाय प्राइस कंट्रोल एंड सब्सिडीज। यह मूल्य नियंत्रण और सब्सिडी द्वारा निर्मित बाजार विकृतियों को दूर करने में सरकार की नीति की विफलता को दर्शाती हैं। जो मार्केट फेलियर होती है, फेलियर मार्केट रिफ्लेक्ट करती है ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इन रिमूविंग मार्केट डिस्टॉर्शन क्रिएट बाय प्राइस कंट्रोल एंड सब्सिडीज। कॉज ऑफ मार्केट फेलियर, तो मार्केट फेलियर के कौन कौन से कारण हो सकते हैं आपका पहला कॉज हो सकता है एक्सटर्नलिटी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो सकता है। इन्वायरमेंटल कंसर्न होते हैं और अंडर प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स, ओवर प्रोडक्शन ऑफ डिमेरिट गुड्स और अब्यूज ऑफ मोनोपोली पावर और इनकम्प्लीट मार्केट और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड्स, पब्लिक बेड्स, ये जो आपके क्या हैं मार्केट फेलियर के कॉज हैं। और उसके बाद जो है हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जिसे जो है सार्वजनिक वित्त का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस की अगर बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस गिवन बाय प्रोफेसर डाल्टन एंड प्रोफेसर पिगू। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस यानी जो सार्वजनिक वित्त का सिद्धांत है वो किसने दिया है, आपका प्रोफेसर डाल्टन एंड प्रोफेसर पिगू ने दिया है। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो नाउन एज प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो जो सार्वजनिक वित्त का सिद्धांत का कॉन्सेप्ट दिया था डाल्टन और पिगू ने, ये जो है आपका मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के नाम से भी जाना जाता है, यानी अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के रूप में भी इसे जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यानी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस के अनुसार जो है रेवेन्यू कलेक्टेड एंड स्पेंड बाय स्टेट शुड मैक्सिमम वेलफेयर, यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो है जो राज्य द्वारा एकत्र और खर्च किए गए राजस्व का अधिकतम कल्याण होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रेवेन्यू कलेक्टेड एंड स्पेंड बाय स्टेट शुड मैक्सिमम वेलफेयर, यानी कि जो आपका स्टेट रेवेन्यू को कलेक्ट कर रही है और स्पेंड कर रही है
तो उससे जो है आपका मैक्सिमम वेलफेयर होना चाहिए, यानी कि यूटिलिटी गेन इक्वल टू यूटिलिटी लॉस के बराबर होना चाहिए। प्रोफेसर पिगू कॉल्ड इन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एग्रीगेटिव सेक्रीफाइस और प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर, यानी कि जो आपका पब्लिक फाइनेंस प्रिंसिपल है, इसको पिगू ने कहा कि ये जो है कम समय बलिदान का सिद्धांत या अधिकतम समय समग्र कल्याण का सिद्धांत कहा। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि पिगू के अनुसार जो है टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर, जो टैक्स है और एक्सपेंडिचर है, शुड बी सच दैट मार्जिनल डिसयूटिलिटी सेक्रीफाइस ऑफ एवरी इंडिविजुअल सेम, यानी कि पिगू का कहना है कि कर और व्यय ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की सीमांत अनुपयोगिता, प्रत्येक व्यक्ति की मार्जिनल डिसयूटिलिटी और बलिदान समान होना चाहिए। द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज स्प्लिट अप इनटू 4 पार्ट्स, यानी कि जो सार्वजनिक वित्त का अध्ययन है इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रिवेन्यू और पब्लिक डेब्ट एंड बजट एक्सेट्रा, यानी सार्वजनिक वित्त का अध्ययन जो है 4 भागों में विभाजित है, जिसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर या सार्वजनिक व्यय आता है, दूसरा सार्वजनिक राजस्व आते हैं, और तीसरा जो है सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक डेब्ट आते हैं, और उसके बाद जो है चौथा क्या आता है, बजट आता है। हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज या प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर ह्यूज डाल्टन, प्रोफेसर डाल्टन के द्वारा जो है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत को जो है प्रोपाउंड किया था। जस्ट लाइक एन इंडिविजुअल सीक टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, यानी जिस तरह से उनका कहना है कि जिस तरह से एक व्यक्ति अपने संसाधनों के उपयोग से अपनी संतुष्टि या कल्याण को अधिकतम करना चाहता है, जस्ट लाइक एन इंडिविजुअल सीक्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन और वेलफेयर बाय द यूज ऑफ हिज रिसोर्सेज, द स्टेट आउट ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज और बेनिफिट फ्रॉम द रिसोर्सेज एज एट इट्स कमांड, यानी कि राज्य को अपने नियंत्रण में संसाधनों से सामाजिक लाभ या लाभ को अधिकतम करना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज आर अप्लाइड टू डिटरमाइन where the tax or the expenditure has provided to be the optimum benefits, hence the principle is called principle of public finance, यानी कि जहाँ पे अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को यह निर्धारित करने के लिए लागू किया गया है या जाता है कि कर या व्यय इष्टतम लाभ साबित हुआ है या नहीं, इसलिए सिद्धांत को सार्वजनिक वित्त का सिद्धांत कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन के अनुसार जो है दिस प्रिंसिपल लाई एट द वेरी रूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यह सिद्धांत जो है सार्वजनिक वित्त की जड़ में निहित है। वह फिर से कहते हैं, क्या कहते हैं कि सार्वजनिक वित्त की सबसे अच्छी प्रणाली वह है जो अपने संचालन के से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करती है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन दिस प्रिंसिपल लाइज टू एट द very root of public finance. He again say the best system of public finance is that which secure the maximum social advantage from the operation which it conducts. It may be also called the principle of maximum social benefit. इसे जो है क्या कहा जाता है, अधिकतम सामाजिक लाभ या सिद्ध का सिद्धांत भी कहा जाता है। According to Pigou has called it's the principle of maximum aggregate welfare, और इसे जो है पिगू ने अधिकतम समग्र कल्याण का सिद्धांत कहा। The best policy of the government is to balance both sides of fiscal operation by comparing the burden of tax and the benefit of public expenditure, यानी सरकार की सबसे अच्छी नीति कर के बोझ और सार्वजनिक व्यय के लाभों की तुलना करके राजकोषीय संचालन के दोनों पक्षों को संतुलित करना है। द स्टेट शुड बैलेंस द सोशल बर्डन ऑफ टैक्सेशन एंड सोशल बेनिफिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन ऑर्डर हैव मैक्सिमम सोशल एडवांटेज।
अटेनमेंट ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज रिक्वायर्ड दैट, यानी अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक है वो क्या क्या है, यानी कि वो पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन शुड बी कैरिड आउट अप टू सर्टन लिमिट एंड नो मोर, यानी कि सार्वजनिक व्यय और कराधान दोनों को निश्चित सीमा तक किया जाना चाहिए और इससे अधिक नहीं किया जाना चाहिए। एंड दूसरा है द पब्लिक एक्सपेंस शुड बी यूटिलाइज अमोंग द वेरियस यूज इन ऑप्टिमम मैनर, एंड जो सार्वजनिक व्यय है का उपयोग विभिन्न उपयोगों के बीच इष्टतम कर तरीके से किया जाना चाहिए। एंड द थर्ड डिफरेंस है या मैक्सिमम सोर्स रिक्वायर है द different sources of taxation should be so tapped that the aggregate sacrifice entitled is the minimum। कराधान के विभिन्न स्रोतों का इस प्रकार दोहन किया जाना चाहिए कि वह आवश्यक कुल योग न्यूनतम हो। The different sources of taxation should be so tapped that the aggregate sacrifice entitled is the minimum। Assumption of this theory, इस थ्योरी के अजम्पशन क्या क्या हैं। पहला एजम्पशन है ऑल टैक्सेस रिजल्ट इन सेक्रीफाइस एंड ऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर लीड टू बेनिफिट्स, यानी सभी करों का परिणाम जो है आपका बलिदान होता है और सार्वजनिक व्यय लाभ की ओर ले जाते हैं। पब्लिक रेवेन्यू कंसिस्ट ऑफ ओनली टैक्सेस एंड देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट, सार्वजनिक राजस्व में केवल कर शामिल होते हैं और सरकार के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होता है। द गवर्नमेंट हैज़ नो सरप्लस और डेफिसिट बजट बट ओनली ए बैलेंस्ड बजट, यानी सरकार या कोई अधिशेष या घाटा बजट नहीं है लेकिन केवल एक संतुलित बजट है। दिस राइजिंग कर्व इंडिकेट दैट द मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ एवरी एडिशनल डोज ऑफ टैक्सेशन and a marginal social benefit MSB is the marginal social benefit curve sloping downward from the left to the right। PM represent both marginal social sacrifice as well as marginal social benefit, both are equal or OM which represent the maximum social advantage। Thank you for watching this video। I hope this video useful for you। Thank you।